नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता 2023 में जालसाजी और झूठे दस्तावेज बनाने जैसे अपराधों को कैसे देखा गया है, आज हम इसी पेचीदा सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा इस नई संहिता के अध्याय 18 और खास तौर पे धारा 335 पर। हमारे पास जो जानकारी है वो इस धारा के अलग अलग हिस्सों को काफी अच्छे से समझाती है। तो आज का मकसद है कानून की नज़र में ये समझना कि ये झूठा दस्तावेज या फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना असल में होता क्या है। क्या ये सिर्फ किसी के साइन कॉपी कर लेना है या मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। बिल्कुल। और ये धारा, जैसा आपने कहा, सिर्फ परिभाषा नहीं देती, ये उन बारीकियों को भी सामने लाती है कि कौन से काम और किस नियत से किए जाएं, तब उन्हें जालसाजी माना जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ कागज तक सीमित नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इसमें पूरी तरह शामिल हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज है इरादा, मतलब नियत। ठीक है, तो सबसे पहले तरीके पर आते हैं। धारा 335 का खंड क कहता है झूठे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाना। तो कानून के हिसाब से कोई व्यक्ति ऐसा कब करता है? कानून कहता है कि जब कोई बेईमानी या धोखाधड़ी की नियत से कुछ खास काम करे। जैसे मान लीजिए कोई दस्तावेज या उसका कोई हिस्सा बनाना, उस पर दस्तखत करना, मुहर लगाना, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना या भेजना, या उस पर डिजिटल सिग्नेचर चिपकाना, ये सब इसी में आता है। हाँ, और ये सब करते वक्त उसकी नियत, मतलब उसका इरादा ये होना चाहिए कि वो दूसरों को यकीन दिला सके कि ये दस्तावेज या रिकॉर्ड या दस्तखत किसी ऐसे आदमी ने बनाया है या उसके अधिकार से बना है जिसने असल में उसे बनाया ही नहीं है। अच्छा। बनाने वाला जानता है कि वो व्यक्ति असली नहीं है या उसने अधिकार नहीं दिया है, मतलब जानबूझकर किसी और का नाम या अधिकार इस्तेमाल करके धोखा देना। ये धोखे का इरादा ही इसे जालसाजी बनाता है। इसे ठीक से समझने के लिए कानून में कुछ उदाहरण भी दिए हैं। एक बड़ा दिलचस्प है कि मान लीजिए अ के पास ब के नाम का 10,000 रुपए का एक क्रेडिट लेटर है जी, जिसे ज ने लिखा है। अब अ क्या करता है, वो ब को चूना लगाने के लिए 10,000 में एक जीरो और जोड़ देता है। अरे, उसे बना देता है 1 लाख। और उसकी नियत ये है कि ब बेचारा समझे कि ज ने ही उसे 1 लाख का लेटर दिया था। यहाँ अ ने जालसाजी की है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल साफ जालसाजी है। उसने सिर्फ रकम ही नहीं बदली, बल्कि ऐसा करके ज के अधिकार और उसके इरादे को ही गलत तरीके से पेश कर दिया। धोखा देने की नियत तो इसमें शीशे की तरह साफ है। इसी तरह का एक और उदाहरण है मोहर वाला। अच्छा। मान लीजिए अ ज की इजाजत के बिना उसकी मोहर एक दस्तावेज पर ठोक देता है। अच्छा। और वो दस्तावेज ऐसा लगता है मानो ज ने अपनी कोई जमीन अ के नाम कर दी हो। हाँ। और फिर अ उस नकली दस्तावेज के सहारे वही जमीन ब को बेचने निकल पड़ता है। ये भी जालसाजी हुई? बिल्कुल, यहाँ भी वही बात है, बिना अधिकार के काम किया और इरादा था धोखा देना। ये तो हुई नया दस्तावेज बनाने की बात। पर क्या होता है जब कोई असली दस्तावेज में ही मतलब छेड़छाड़ कर दे? ये दूसरा तरीका है शायद, खंड ख में। हाँ, बिल्कुल। और ये भी उतना ही संगीन मामला है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के और वही बेईमानी या धोखाधड़ी की नियत से किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बन जाने के बाद या उस पर दस्तखत होने के बाद उसके किसी जरूरी हिस्से में बदलाव कर दे। बदलाव मतलब कैसे? बदलाव मतलब उसे मिटाकर, जैसे रद्दीकरण या खुरच कर या कोई और तरीका इस्तेमाल करके कुछ फेरबदल कर दे। अच्छा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये बदलाव किया किसने? मतलब जिसने ओरिजिनल दस्तावेज बनाया था उसने या किसी और ने? नहीं, कानून यहाँ बहुत साफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदलाव किसने किया। हो सकता है दस्तावेज बनाने वाले ने ही बाद में बेईमानी से बदल दिया हो या किसी तीसरे आदमी ने किया हो। यहाँ तक कि अगर मूल दस्तावेज बनाने वाला अब जिंदा भी नहीं है, तब भी अगर कोई उसमें गलत नियत से और बिना कानूनी अधिकार के बदलाव करता है तो वो जालसाजी हो सकती है। मेन चीज है महत्वपूर्ण हिस्से में बदलाव और गलत नियत। इसका भी एक उदाहरण है जो इसे और साफ कर देता है। मान लीजिए जा ने अपनी वसीयत में लिखा कि भाई मेरी बची हुई सारी जायदाद अ, ब और सा में बराबर बराबर बांट देना। ठीक है। अब अ थोड़ा लालची है, वो क्या करता है, बेईमानी से बा का नाम वसीयत से खुरच कर मिटा देता है। ओहो।
उसकी नीयत यह है कि बाद में ऐसा लगे कि ज़ात और जायदाद सिर्फ अ और सा के नाम ही छोड़कर गया था। ये तो एकदम क्लासिक उदाहरण है जालसाजी का। आ ने दस्तावेज के एक बहुत जरूरी हिस्से को, यानी किसे फायदा मिलेगा, उसे बदल दिया ताकि उसे ज्यादा हिस्सा मिल सके। ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी है। सही। इसी तरह एक और उदाहरण है। मान लीजिए किसी सरकारी प्रॉमिसरी नोट पर लिखा है पे टू जी और ऑर्डर, मतलब जी को या उसके कहने पर किसी और को भुगतान करें। अब बन गया, वो एक बेरर इंस्ट्रूमेंट बन गया, मतलब जिसके हाथ में है उससे पैसे मिल सकते हैं। ये भी दस्तावेज के कानूनी असर को बदलना है और जालसाजी है। तो हमने देखा कि कैसे कोई खुद जालसाजी कर सकता है, या तो नया दस्तावेज बनाकर या पुराने में हेर फेर करके। पर एक तीसरा तरीका भी है जो खंड ग में दिया है। ये थोड़ा अलग सा लगता है। इसमें बंदा खुद कुछ नहीं कर रहा बल्कि किसी और से करवा रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, ये तरीका थोड़ा घुमावदार जरूर है, लेकिन उतना ही गंभीर। इसमें कोई व्यक्ति फिर वही बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है या प्रेरित करता है कि वो कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए या उस पर दस्तखत करे, मुहर लगाए या उसमें कोई बदलाव करे। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति अपनी मर्जी से कर रहा है तो ये जालसाजी कैसे हुई, करवाने वाले की? यहीं पर कानून की बारीकी है। ये जालसाजी तब बनती है जब जिस व्यक्ति से ये काम करवाया जा रहा है वो उस काम की असलियत समझने की हालत में ही ना हो। अच्छा, क्यों नहीं समझ पा रहा? कई वजह हो सकती हैं। या तो वो बेचारा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, या नशे में धुत है और उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या साइन कर रहा है या किस बदलाव के लिए हाँ कह रहा है। या फिर उसके साथ ऐसा धोखा किया गया है, उसे ऐसा कुछ बताया गया है कि उसे दस्तावेज की असलियत या जो बदलाव हो रहा है उसकी प्रकृति का अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, मतलब किसी की कमजोरी या भोलेपन का फायदा उठाकर उससे गलत दस्तावेज बनवाना या बदलवाना। वो वसीयत वाला एक उदाहरण यहाँ भी था शायद। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए जेड बूढ़ा और बीमार है और अपनी वसीयत अ को लिखवा रहा है। जेड कहता है कि जायदाद ब को मिलनी चाहिए, लेकिन अ जानबूझकर वसीयत में स का नाम घुसेड़ देता है। अरे बाप रे। और फिर वो जे को कहता है हाँ हाँ सब वैसा ही लिखा है जैसा आपने बताया, और उससे दस्तखत करवा लेता है। यहाँ अ ने जालसाजी की। क्यों? क्योंकि उसने जे के धोखे का या उसकी समझने में असमर्थता का फायदा उठाया और एक झूठा दस्तावेज तैयार करवा लिया। यहाँ अ की नियत साफ तौर पे धोखा देने की थी। ये तो 3 मुख्य तरीके हो गए, बनाना, बदलना और दूसरों से बनवाना। लेकिन कानून कुछ और स्थितियों का भी जिक्र करता है जो जालसाजी मानी जाती हैं, जैसे वो बैंक चेक वाले मामले। ये तो आम जिंदगी में बहुत सुनने को मिलते हैं। हाँ, ये बहुत आम उदाहरण है और बहुत जरूरी भी। मान लीजिए किसी को सड़क पे एक साइन किया हुआ खाली चेक मिल जाता है। इसी तरह अगर किसी एजेंट को मालिक ने चेक दिया और कहा कि भाई 10,000 से ज्यादा मत भरना, लेकिन वो एजेंट जानबूझकर 20,000 भर देता है मालिक को धोखा देने के लिए, तो वो एजेंट भी जालसाजी का दोषी है। इन दोनों मामलों में क्या है? अधिकार का उल्लंघन और धोखाधड़ी का इरादा। संपत्ति के मामलों में भी कुछ उदाहरण थे, है ना? जैसे कोई अपनी जमीन बेच दे और फिर उसी जमीन का एक और सौदा कर ले, कुछ ऐसा। हाँ, एक उदाहरण बिल्कुल ऐसा है। मान लीजिए अ अपनी एक जमीन ज को बेच देता है, बाकायदा सेल डीड वगैरह बन जाती है। ठीक। बाद में ज को धोखा देने के इरादे से अ उसी जमीन का एक और सेल डीड ब के नाम बना देता है। लेकिन चालाकी क्या करता है? उस पर तारीख डालता है 6 महीने पहले की। ओहो, बैकडेटिंग। हाँ, एंटी डेटिंग। उसका मकसद ये दिखाना है कि उसने तो जमीन ब को पहले ही बेच दी थी, ज से भी पहले। ये पिछली तारीख डालकर दस्तावेज बनाना भी जालसाजी है, अगर नियत किसी लेनदार को या असली खरीदार को धोखा देना है। और वो चरित्र प्रमाण पत्र वाले उदाहरण भी बड़े दिलचस्प लगे मुझे। मतलब नौकरी पाने के लिए या यहाँ तक कि भीख मांगने के लिए नकली सर्टिफिकेट बनाना भी जालसाजी है। बिल्कुल, अगर उसमें धोखा देने का इरादा शामिल है तो। जैसे भीख मांगने के लिए ब के नाम से उसकी इजाजत के बिना एक चिट्ठी लिखता है और साइन भी कर देता है। अच्छा। चिट्ठी में लिखा होता है कि अ बहुत शरीफ आदमी है लेकिन बेचारा बड़ी मुश्किल में है, इसकी मदद करो। यहाँ भी जालसाजी है क्योंकि उसने भिक्षा, जो एक तरह की संपत्ति ही मानी जाती है, उसे पाने के लिए झूठा दस्तावेज बनाया। इसी तरह अगर अ ब के नाम का इस्तेमाल करके अपने अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट बनाता है ताकि उसे ज के यहाँ नौकरी मिल जाए, तो ये भी जालसाजी है। यहाँ इरादा क्या है?
ज को धोखा देकर नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना। इन सब में आप देखें, एक ही चीज कॉमन है, बेईमानी या धोखाधड़ी की नीयत से कुछ हासिल करना या किसी को नुकसान पहुंचाना। यहाँ एक बात है जो मुझे सच में थोड़ी चौंका रही है। कानून में एक स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 1, जो कहता है कि कोई व्यक्ति अपने खुद के नाम का दस्तखत करके भी जालसाजी कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? अपना नाम लिखना जालसाजी कैसे हो गया? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन कानून इसके पीछे की वजह भी बताता है। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने नाम का इस्तेमाल इस इरादे से करे कि लोग उसे उसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति समझें। अच्छा, पहचान का धोखा। बिल्कुल। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों का नाम अ है। अब एक बिल ऑफ एक्सचेंज पर साइन करता है, लेकिन उसकी नीयत ये है कि लोग समझें कि ये दस्तखत उस दूसरे वाले अ ने किए हैं, शायद क्योंकि दूसरे वाले की बाजार में साख ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ उसने अपना ही नाम इस्तेमाल करके जालसाजी कर दी। अच्छा, मतलब पहचान को लेकर भ्रम पैदा करना। समझ गया। हाँ, एक और स्थिति देखिए। मान लीजिए अ को एक बिल मिलता है जो उसी के नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को देय है, मतलब पैसे किसी और अ को मिलने हैं। ठीक है। अब ये वाला अ क्या करता है, उस बिल पर अपना ही नाम लिखकर उसे पृष्ठांकित कर देता है, मतलब एंडोर्स कर देता है, आगे बढ़ाने के लिए साइन कर देता है। उसकी नीयत ये है कि लोग समझें कि उसी असली वाले अ ने साइन किया है जिसे पैसे मिलने थे। यहाँ भी उसने अपने ही नाम का गलत इस्तेमाल किया। और ये सिर्फ दस्तखत तक ही नहीं है ना? आपने पहले वो पिछली तारीख डालने का जिक्र किया था। हाँ। स्पष्टीकरण 1 ये भी साफ करता है कि अपने ही नाम से दस्तावेज बनाकर उसे पिछली तारीख देना भी जालसाजी हो सकता है, अगर इरादा धोखा देना हो। जैसे एक व्यापारी है अ, वो दिवालिया होने वाला है, कंगाली की हालत में है। वो अपने लेनदारों, मतलब जिनसे कर्ज लिया है, उन्हें धोखा देने के लिए अपनी कुछ संपत्ति चुपके से ब के पास रख देता है। अब इस लेन देन को असली दिखाने के लिए वो एक प्रॉमिसरी नोट लिखता है जिसमें वो ब को पैसे देने का वादा करता है, और उस नोट पर तारीख डालता है दिवालिया होने की नौबत आने से काफी पहले की। अच्छा, यहाँ अ ने अपने ही नाम से दस्तावेज बनाकर और उसे पिछली तारीख देकर जालसाजी की, ताकि लेनदारों को लगे कि अरे ये कर्ज तो बहुत पुराना और असली है, ये संपत्ति तो पहली ब के पास गिरवी थी। ठीक है, ये स्पष्टीकरण 1 तो काफी कुछ साफ करता है कि अपना नाम भी कैसे जालसाजी में इस्तेमाल हो सकता है। अब आते हैं स्पष्टीकरण 2 पर। यह कहता है कि किसी काल्पनिक व्यक्ति, मतलब जो है ही नहीं, या किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर झूठा दस्तावेज बनाना भी जालसाजी हो सकता है। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज बनाता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई काल्पनिक नाम है, और उसकी नीयत यह है कि लोग उस दस्तावेज को असली समझें, तो ये जालसाजी है। इसी तरह अगर कोई किसी मर चुके व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज बनाता है और उसकी नीयत यह है कि लोग विश्वास करें कि ये दस्तावेज उस व्यक्ति ने अपने जीते जी बनाया था, तो ये भी जालसाजी है। इसका कोई उदाहरण? ये काल्पनिक व्यक्ति वाला मामला थोड़ा अजीब सा लगता है। कानून में इसका भी उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए अ एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है एक ऐसे नाम से जो सिर्फ उसकी कल्पना में है, मान लीजिए मोहन प्यारे। ठीक है, मोहन प्यारे। फिर वो और ज्यादा धोखाधड़ी करने के लिए खुद ही उस काल्पनिक मोहन प्यारे के नाम पर उस बिल को स्वीकार भी कर लेता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, ताकि वो उसे बाजार में चला सके या बैंक से भुना सके। यहाँ अ ने एक पूरी तरह से मनगढ़ंत पहचान का इस्तेमाल करके जालसाजी की है। समझ गया। और आखिर में एक स्पष्टीकरण 3 है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। ये बस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जिक्र करता है। हाँ, ये महज एक तकनीकी स्पष्टीकरण है। ये बस इतना कहता है कि जहां भी इस धारा में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाना लिखा है, उसका वही मतलब समझा जाएगा जो आईटी एक्ट 2000 में दिया गया है। लेकिन इसका महत्व ये है कि ये साफ कर देता है कि जालसाजी का कानून पूरी तरह से डिजिटल दुनिया पर भी लागू होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना, उनमें हेरफेर करना या नकली डिजिटल सिग्नेचर लगाना, ये सब उतने ही गंभीर अपराध हैं जितने कागजी दस्तावेजों के साथ जालसाजी। बस शर्त वही है, बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा होना चाहिए। ये दिखाता है कि कानून वक्त के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। तो कुल मिलाके आज की बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि भारतीय न्याय संहिता की तरह जालसाजी सिर्फ किसी के दस्तखत की नकल करने से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक चीज है।
इसमें दस्तावेज बनाना, बदलना और यहाँ तक कि दूसरों को गुमराह करके उनसे बनवाना भी शामिल है। और ये सब कागजी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के रिकॉर्ड पर लागू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही है कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी की नीयत से कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है या उसमें इस तरह बदलाव करता है जिससे किसी को धोखा दिया जा सके या नुकसान पहुंचाया जा सके, तो वो जालसाजी है। हमने देखा कि इसके 3 मुख्य तरीके हैं: नया बनाना, मौजूदा में बदलाव करना और दूसरों को प्रेरित करना। और इन सब में वो नियत, अधिकार है या नहीं और धोखे की भूमिका, ये सबसे अहम है। कानून ने इतने सारे उदाहरण और स्पष्टीकरण इसीलिए दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे।